नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति, जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और आपदा प्रबंधन तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध काम और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जीएम यदुवीर पुंडीर पर परिवार और परिचितों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आरटीआई हवाले से माहरा का दावा है कि पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर कंपनी बनाकर बिना टेंडर 70 लाख से ज्यादा के काम आवंटित किए हैं। वहीं पत्नी की कंपनी को भी 50% मैप तैयार करने का काम मिला, जिसको लेकर माहरा का आरोप है कि नियमों के विपरीत दिए गए ये टेंडर करोड़ों के घोटाले में बदल सकते हैं। प्रोक्योरमेंट रूल के तहत कई नियम हैं और सिडकुल के अपने नियम है। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई अधिकारी है तो उससे नजदीकी संबंध रखने वाला या ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति इसमें निविदाकर्ता नहीं हो सकता। दूसरा, बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं तो लोकल के होने चाहिए, और दूसरा उसमें कानून यह है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और उसमें भी 3 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट्स लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना है उसकी होती है और कितनी की पेमेंट की जा रही है, वो सारा कुछ की जा रही है, वो सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूं। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे भर्ती घोटाले हो, चाहे लैंड घोटाले हो, चाहे माफियाओं को बचाने की बात हो, और चाहे इस तरीके के सिडकुल जैसे जो हैं इसमें गड़बड़ियां ही हों। इसमें मैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इतने काम दिए गए और बहुत ज़्यादा पेमेंट्स की गई हैं। और ये जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये पुंडीर साहब के परिजनों की कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है, उसके भी ये सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन कौन इसमें हैं, आशीष पुंडीर, तेजपाल सिंह पुंडीर इत्यादि इसमें हैं, ये इनकी कंपनी है। नरसिंह एकता मंच की मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड के बाहर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी वहां मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को हटाया। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने समर्थन में कहा कि बार बार भर्ती नियम बदलना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और सरकार को नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग गंभीरता से लेनी चाहिए। अब तक ईयर वाइज होता रहा, इनकी मांग थी कि ईयर वाइज हमको जो है जैसे ईयर वाइज होता रहा उस तरह करते रहो। अब अचानक आपने जो है एग्जामिनेशन का कर दिया। उससे क्या होता है कि अगर आज मैं कह रहा हूँ IAS अफसर है, उस पे अनुभव, इन पे अनुभव ज्यादा है। ये ब्लड प्रेशर, कोई मरीज बीमार हो गया, इंजेक्शन लगाना, एक नया BSc नर्सिंग कर रखा है, JNM नर्सिंग कर रखा है, वो पढ़ाई में हो सकता है होशियार हो जाए, लेकिन वो इंजेक्शन सही नहीं लगा सकता। जैसे न्यूटन का लॉ है, और जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो न्यूटन का लॉ जानता है कि जितना गेंद आएगी उसी रेस में अगर आप करोगे तो कैच की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़े साइंटिस्ट को अगर आप मैदान में क्रिकेट गेंद को पकड़ने के लिए भेज दो तो वो उसके उंगलियां टूट जाएंगी, जबकि उसको पता है कि कैसे पकड़ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए इन बच्चों की प्रैक्टिस है। ये बच्चे ज्यादा हेल्थ एक ऐसा विषय है जो अनुभव के आधार पर ज्यादा नॉलेज होता है, तो ये रिवाइज होना चाहिए। आज ये अपनी मांग करना चाहते थे,
आपने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको जुलूस नहीं निकालने दे रहे हो। मतलब ये गलत बात है ना, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप जो है उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया कि हम कल जुलूस निकालेंगे। आप धरना कहीं भी आप तय कर लेते कि भाई धरना यहाँ दे देंगे, चलो वो तो ठीक है, लेकिन जुलूस तो निकालने दो ना। धराली आपदा के 4 महीने बाद राजनीतिक घमासान तेज है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपदा के समय सीएम धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की निगरानी की। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम ने तेज काम किया, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही। इसी कड़ी में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 2027 के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और आपदा पीड़ितों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे, वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढ रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के। तो आज जो उनका डेलीगेशन धराली में जाने का जो काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आज सरकार बेहतर काम कर रही है, लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में उनके घर घर तक योजना पहुंचाने का काम कर रही है, लोगों को मदद देने का काम कर रही है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, ना ही तो उनकी किसी की पीड़ा से मतलब है, ना ही किसी आपदा के जो प्रभावित लोग हैं ना उनसे मतलब है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, उन्हें राजनीति करने से मतलब है। इसलिए शायद इस तरह का प्रोपगंडा करके वो अपने आप को जो है आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्री एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप निर्वाचन अधिकारियों, पोलिंग सुपरवाइजर्स और बूथ स्तर पर तैनात बीएलओ को तैयारी शुरू करने और मतदाताओं को सही जानकारी देने के आदेश भी दिए। वहीं बूथ स्तर पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ है, जिसको लेकर बीएलओ को जनता के बीच जाकर संवाद करने और मतदाता का बूथ शिफ्ट करने की प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण ये जो है आज़ादी के बाद से कई बार हुआ है। अब पुनः इस वर्ष ज़्यादा संभावना है कि 2026 के प्रारंभ में इसका हमारे राज्य में कार्रवाई होगी, जिसके अंतर्गत उससे पूर्व ही कुछ तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, जिसकी समस्याएं कोई ना आए, जनता को कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को किसी प्रकार का भ्रम न हो। उसके लिए हमारा जो सीईओ ऑफिस है उसने निर्णय ये लिया है कि हमारे बीएलओज जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, उनके मध्य में रहेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रोसेस के दौरान यदि कोई मतदाता मृत हो गया है, कोई जो है शिफ्ट हो गया है, कहीं दूसरी जगह चला गया है, या अपने नाम को एक बूथ से दूसरे बूथ या एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में परिवर्तित कराना चाहता है, तो यह भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से एब्सेंटी वोटर्स के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। साथ ही जो एसआईआर की मूल कार्रवाई जो शुरू होगी, उसके लिए भी कुछ तैयारियां हम कर रहे हैं। 2025 की निर्वाचक नामावली और 2003 की निर्वाचक नामावली, उसको दोनों के बीच जो है मिलान किया जाएगा। दोनों को वोटर बीएलओ ऐप पर जो है दोनों को कोरिलेट किया जाएगा और 4 तरीके की स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसमें एक तो ऐसा होगा कि 2003-2025 दोनों जगह पे मतदाता होंगे। एक स्थिति होगी कि 2003 में मतदाता नहीं होगा, 2025 में होगा, तो जो 2003 में नहीं होगा उसके माता पिता और दादा दादी से उसको कनेक्ट करेंगे। साथ ही जो है एक तीसरी स्थिति, ये जो मैंने बताया 38 वर्ष या 38 वर्ष से अधिक के मतदाता के लिए, एक जो है इसमें वर्ग होगा जो 20 साल से 37
साल की उम्र वाला होगा, उसके संबंध में भी यही स्थिति होगी कि उसके माता पिता या दादा दादी से उसका रिलेशन देखा जाएगा। ऐसे ही 18 और 19 साल के मतदाता के संबंध में भी दादा दादी से रिलेशन देखा जाएगा। पहले जो 2 केस थे, जो 38 साल से या 38 साल से ऊपर के लोग थे, उनके केस में जो है एक केवल कागज़ की आवश्यकता होगी, स्वयं का उसका अपना कागज़। जो दूसरी वाली केस थी सी वाला जो स्थिति थी, उसमें जो है एक माता या पिता के भी पेपर की आवश्यकता होगी। और जो चौथी वाली स्थिति थी डी वाली, उसमें माता पिता दोनों के साथ ही स्वयं के भी पेपर की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड में गैंगस्टरों और अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, उधम सिंह नगर में एसटीएफ ने कुख्यात हथियार तस्कर को रुद्रपुर से पकड़ा। बता दें, इसका कनेक्शन 2016 के पंजाब नाभा जेल ब्रेक कांड से भी रहा है और वह 6 साल की सजा काट चुका है, लेकिन रिहाई के बाद वह हथियार तस्करी और गन शॉप संचालन में सक्रिय था, जिसके बाद एसटीएफ ने उसके पास से भारी मात्रा में असला बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। आज दिसंबर को एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, उसके द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम असीम है, ये बाजपुर का रहने वाला है और नक्श के नाम से अपने भाई के साथ एक गन शॉप चलाता था। इसके पास से 4 पिस्टल मिली हैं .32 बोर की और एक 12 बोर की राइफल मिली है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है, और प्लस 40 कारतूस मिले हैं, जिसमें से 30 कारतूस करीब 12 बोर के हैं और 10 कारतूस उसमें 32 बोर के हैं। इससे पूछताछ की गई, काफ़ी सारी जानकारियाँ इसके बारे में पहले से थी। ये 2016 में जब नाभा जेल ब्रेक हुआ था पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जिसमें कि 6 लोगों को छुड़ा करके ले गए थे टेररिस्ट, जिसमें 2 टेररिस्ट थे और बाकी विकी गॉन्डर गैंग के थे। उसमें जो पूरे गैंग को जो उसमें बुलेट सप्लाई हुई थी, उसमें इसका मुख्य रूप से नाम आया था और इसको आरोपी बनाते हुए पटियाला पुलिस ने जेल भेजा था। 5 साल ये वहाँ जेल में रहा। जेल से जब ये बाहर आया, उसके बाद 2023 में इससे दोबारा एनआईए ने पूछताछ की गैंगस्टर्स को इसी तरह के असला सप्लाई करने के उसमें, तो इसमें कंटिन्यू एसटीएफ की नज़र थी इस पर। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली, हमें पता लगा कि कहीं से कुछ सारे वेपन्स और कार्टेज लाया है, कुछ ना कुछ करने की फिराक में कल इसको फिर रुद्रपुर पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट किया गया है। बाकी ये राइफल क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है, इस पर नंबर चढ़े हैं या कैसी है, ये पूरी वेपन्स की चेन कहाँ से है, बाकी इसके पीछे के गैंगस्टर्स से क्या है, वो टेक्निकली और मैनुअली हम लोग पूछताछ प्रॉपरली इससे कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में प्री एफआईआर गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण माहरा ने आरोप लगाया कि विभिन्न विधानसभाओं में एफआईआर का काम विपक्ष को निशाने पर रखकर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम अभी तय भी नहीं हुए हैं, फिर भी सरकार और आयोग विपक्ष के नजदीकी लोगों को चिन्हित कर नाम काट रहे हैं। माहरा ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का वर्कर बनने का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र आए। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए? ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। तो ये आसान किया जाना चाहिए। सरकार के जो चुनाव कमीशन है उनके पास सारे डाटा हैं, 2003 के भी हैं, उससे पहले के भी हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम उनको लॉन्च करना चाहिए जिसमें आदमी जैसे अपना नाम डाले और ये डाले कि मेरा गांव हुआ है या मेरे परिवार के लोग वहां बूथ में वोट डाल देते, वो उसमें स्वतः चेक हो जाए और वो नाम चढ़ जाए। लेकिन वो व्यक्ति जाएगा अपने परिजनों से कहेगा 2003 की लिस्ट निकालो, वोटर लिस्ट निकालो। गांव में अब ये कहते हैं कि हमने अपलोड कर दिया। गांव के लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, कहाँ अपलोड करेंगे, किसके पास जाएंगे? और कोई व्यक्ति वोट देने के लिए एक तो उसको लाइन पे लगना है घंटों,
उसके बाद वो अपना वोट बनाने के लिए फिर वो इतनी बड़ी कसरत करेगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। एक दिन में पूरे विश्व में जो है गणेश को दूध पिला दिया था 24 घंटे के अंदर, तो उनके पास ऐसी कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। वो विपक्षी दल के नजदीकी लोगों के नाम कटवा सकते हैं, उनके परिजनों के नाम कटा सकते हैं, लेकिन और लोग अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। और इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उम्मीद वक्फ पोर्टल पर 5 दिसंबर अंतिम तिथि थी, लेकिन अत्यधिक लोड के कारण लोगों को काफी दिक्कतें आई, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मामले को लेकर अवगत कराया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मियाद बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है, इसलिए अब पंजीकरण ट्रिब्यूनल में पूरा होगा। वहीं शम्स ने पोर्टल का विरोध करने वालों को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया और वक्फ संपत्तियां छुपाने वाले माफियाओं पर जल्द कार्रवाई की बात भी कही। देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 5 तारीख अंतिम तिथि है और तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। लोड ज्यादा है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट भी स्लो चल रही है। हमने भी इसकी दिक्कत के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण किरण रिजिजू को अवगत कराया है। सचिव साहब को, जो केंद्रीय सेक्रेटरी हैं, उनको भी अवगत कराया है। दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, कुछ लोग गए थे और वहां से समय बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है और कहा है कि अब आप ट्रिब्यूनल में जाएं और ट्रिब्यूनल में ही अब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उत्तराखंड का वक्फ ट्रिब्यूनल में एक पद खाली है, जो उसका कोरम है वो इनकम्प्लीट है। तो युवा मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी कोरम को फुलफिल कर दें और कुमार अग्रवाल के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सही से वर्क करने लगे। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ट्रिब्यूनल प्रॉपर कोरम पूरा हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कल तक जो लोग आज जो ये परेशानी आई है, इसका कारण कौन है? इसका कारण वही लोग हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने कल तक जो मना कर रहे थे, जो विरोध की राजनीति कर रहे थे, जो वक्त का विरोध कर रहे थे, जो उम्मीद पोर्टल का विरोध कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने ऐलान कराकर मस्जिदों में और व्हाट्सएप के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से लगातार ये कहा कि इसको नहीं बताना है, इसको दर्ज नहीं करना है। तमाम मुतवल्लियों को मना किया गया कि कोई दर्ज ना करे अपनी संपत्तियों को। अब 1-1.5 महीने पहले उनकी आंख खुली और उन्हें लगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, हमारा सर फूटेगा, तो उन्होंने कई एनजीओ और आगे आए और उन्होंने कहा नहीं, इसको दर्ज कराइए, नुकसान हो जाएगा। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं। तो एक साथ जो काम 6 महीने में होना चाहिए था, उसे आप 1 महीने में कराना चाहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करने की अगली खबर की ओर। देहरादून में ओएनजीसी ऑडिटोरियम में इनकम टैक्स विभाग का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यूपी वेस्ट उत्तराखंड रीजन की मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन प्रधान ने तीसरी एडवांस इंस्टॉलमेंट और टीडीएस पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने समय पर टीडीसी जमा करने और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसी कड़ी में जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक 86 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि देश की आर्थिक स्थिति और डिफेंस सेक्टर मजबूत हो सके। यहाँ की योजना है कि आगे जनवरी से मार्च तक हम लोगों के यूपी वेस्ट उत्तराखंड चार्ज में हम लोग 86 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जो कि पीसीआईटी लेवल एंड टीडीएस लेवल दोनों पे आयोजित किए जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाएगा कि जो भी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन सोर्सेज से इनकम है वो करेक्टली अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज करें। क्योंकि डिपार्टमेंट का उद्देश्य पेनल्टी लगाना नहीं है, बल्कि एसएससी को ये बताना है कि वह वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करे, ना कि रिग्रेस प्रोविजंस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़े।
खटीमा में इस साल बोझी नंबर 1 में वन विभाग की जमीन पर सिटी पार्क बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर डीएफओ एवं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी सिटी पार्क निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सिटी पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, सालबोझी का हमारा ये जो क्षेत्र है लगभग 15 से 16 हेक्टेयर का ये क्षेत्रफल है। एकदम शहर के बीचों बीच मार्केट के नज़दीक स्थित है। तो शहर के बीच में कोई भी ऐसी हरी जगह नहीं है जहाँ पर कि बड़े एरिया में लोग आके शाम को वॉक कर सकें, अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बड़े पार्क के रूप में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि आपके मॉर्निंग इवनिंग घूमने के लिए आपके ट्रैक्स होंगे, साइकिलिंग के ट्रैक्स होंगे। इसके अलावा कुछ नेचर इंटरप्रिटेशन के आइटम्स होंगे, आपके एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे मेज़ हो गया आपका, कुछ बच्चों के लिए नेचुरल स्विंग्स वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारे आइटम्स, सेल्फी पॉइंट्स, इस प्रकार के आइटम इसमें प्लान किए जा रहे हैं। और इसका जो फ़ेज़ 1 का जो कार्य है वो तो हमारा टारगेट है कि फरवरी से पूर्व फ़ेज़ 1 इसका पूर्ण कर लिया जाए और अगले वित्तीय वर्ष में इसके फ़ेज़ 2 जो है उसके कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित करके उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो फरवरी तक हमारा टारगेट है कि इसको पूर्ण करके इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए इस एरिया को। नगर पालिका का भी क्षेत्र है, नगर पालिका को भी इसमें दिया जाएगा। यस, तो ये जो कार्य किया जा रहा है ये नगर पालिका हो, यहाँ पर आपके ब्लॉक से सभी के सहयोग से माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पार्क के लिए आपके लाइट्स, चेयर्स वगैरह अन्य चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सभी विभागों के सहयोग से अन्य जो चीज़ें होंगी इसमें लेते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये भी एक, जिसके तहत सुंदर खटीमा, स्वच्छ खटीमा और स्वस्थ खटीमा का जो कॉन्सेप्ट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसके तहत एक पार्क निर्माण की उनके द्वारा घोषणा की गई है। और इस पार्क का निर्माण की कवायद आप लोग देख ही रहे हैं, जारी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी देखा जा रहा है, कहाँ से इसके पानी का जो शहर का कुछ पानी भी इसके बीच में से होकर गुजरता है उसको कैसे आगे तक निकाला जाए और कहाँ कैसे फुटपाथ इसमें बनाए जाएँ जिससे कि लोग यहाँ आएँ और अपने को फुटपाथ में चहलकदमी करते हुए स्वस्थ बना करके कैसे रह सकते हैं। और बच्चों के लिए भी पार्क की योजना है कि बच्चे भी आएँ, वो खेलें। फिटनेस के लिए यहाँ पे जिम की भी एक योजना है। अनेक किस्म की योजनाएं इसके अंदर छोटी छोटी संचालित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आज ये सारी टीम, फॉरेस्ट के डीएफओ साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और शहर के गणमान्य लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। उन सब से जानकारी ली जा रही है कि कैसे इसको अच्छा और सुंदर और जिससे खटीमा के लोग स्वस्थ रहें, वो कैसी प्लानिंग हो, उस पर काम किया जा रहा है। और हमें लगता है कि यथाशीघ्र आपको इसमें इसका दिखाई देने लगेगा कि ये एक सुंदर स्वच्छ खटीमा का जो पहल है वो कैसे होती है। हरिद्वार जिला अस्पताल में शर्मनाक लापरवाही सामने आई है, जहां मॉर्चरी में रखी डेड बॉडी चूहों ने कुतर डाली, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हंगामा कर दिया। बता दें, अस्पताल परिसर में चूहों का आतंक बढ़ता देखा गया है। वहीं अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि मॉर्चरी में ना निगरानी है और ना ही स्वच्छता। अस्पताल प्रशासन सिर्फ कागजों में सक्रिय दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।